नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो जो करंट अफेयर की वीडियो होने जा रही है। 24 जुलाई 2025 का जो कंटेंट है वो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि यूपीएससी और डिफेंस का कंटेंट कवर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं मोहित शर्मा आज इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ आप सबके साथ। एंड इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो, उसका जो फॉर्मेट है बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। बिकॉज हम कुछ क्वेश्चंस को लाए हैं और उन क्वेश्चंस के बाद उन क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे एंड उन क्वेश्चंस के आंसर के बाद हम करेंगे कुछ डाटा एनालिसिस। यानी कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ तो हम डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर डाटा प्रेजेंट है, जिससे हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएं। एंड इस अप्रोच को हम फॉलो करते हुए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई किस तरीके से हम सारा कंटेंट और करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर सकते हैं। चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाउ पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। यहाँ इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ऑन 22 जुलाई 2025 इंडियाज़ यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड द ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज वॉल्ड सीटा with the UK. Which of the following is not an expected benefit of this pact? देखिए, सबसे पहले मैं जब इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ बात करी गई है यूके के बारे में, और जो हम बात कर रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा है कि ये ट्रेड के रिगार्डिंग बात हो रही है, व्यापार के रिगार्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में अभी क्या हुआ है रिसेंटली, ठीक है, एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। देखिए सीटा का मतलब क्या, पहले मैं आपको सीटा की एक बार डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। सीटा का मतलब है यहाँ पर कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन यूरोप एंड कनाडा। बट जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ ये इंडिया के रिगार्डिंग में है, क्योंकि इंडिया और यूके दोनों ही बहुत जल्द यहाँ साइन करने वाले हैं फ्री ट्रेड डील। ठीक है, फ्री ट्रेड डील। देखिए अब बात समझिएगा, मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन के फैक्ट जान लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर तरीके से जानेंगे। चलिए, तो जब मैं आपसे ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ तो बहुत जल्द एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। एंड अगर मैं उसको ट्रेड एग्रीमेंट बोलूँ तो शायद ये गलत होगा, बट ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा बिटवीन इंडिया एंड यूके। इंडिया एंड यूके के बीच में आपको बहुत जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। आप सब लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग द पीएम मोदी विजिट, ठीक है, जब पीएम मोदी की विजिट हुई थी, ठीक है, जब पीएम मोदी की विजिट हुई थी उसके बाद से मतलब बेसिकली जो टैरिफ था उस पर रेट कम करे गए। एंड वो किस टैरिफ पर रेट कम करे गए, जैसे विस्की हो गया, उसके अलावा गारमेंट्स हो गए, तो इन पर टैरिफ रेट जो है वो कम किया गया। यूके ने ऑफ़र किया है, यूके ने क्या चीज़ ऑफ़र करी है, यूके ने हमको ऑफ़र किया है ड्यूटी फ्री ट्रेड, ठीक है, एसेस ऑन, किस चीज़ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड एसेस दिया है, इंडियन टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडियन टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। आज की डेट में देखिए ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तब भी उनका जो मेन मकसद था वो था टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल ना भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, जो मैं आपसे व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं आपसे ईवी की बात करूँ या मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, इसमें भारत अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अगर यहाँ पर भारत को जो टैरिफ में अगर डिडक्शन मिलेगा तो भारत बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को ग्रोड कर सकता है। इसी बात से एक करंट अफेयर करते हैं कि हु इज़ आर ट्रेड मिनिस्टर। इन सब चीज़ों को कौन देख रहा है भैया, कौन हैंडल कर रहा है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर साहब हैं, आप सब लोग उनको जानते होंगे, नन अदर देन बट पीयूष गोयल साहब। तो पीयूष गोयल साहब ने मोदी जी से दरख्वास्त करी है इस बारे में। एंड कहीं ना कहीं मोदी जी की अगर मैं विज़िट के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा यूके में मोदी जी आज तक 4 विज़िट कर चुके हैं, 4th विज़िट थी ये उनकी सिंस 2014 से उनकी ये 4th विज़िट है। ठीक है,
इसके अलावा अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ बात करूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैं बात करूँ बाईलेटरल ट्रेड के बारे में, बाईलेटरल ट्रेड के बारे में, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में 2023 से लेके 2024 के बीच में जो बाईलेटरल ट्रेड हुआ है वो कितना हुआ है वो जानना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो जो बाईलेटरल ट्रेड दोनों के बीच में देखने को मिला है ना, वो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो $55 बिलियन का मिला है भाई साहब। बेहतरीन बाईलेटरल ट्रेड है और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पर यूके बन चुका है इंडिया में 6th नंबर का लार्जेस्ट इन्वेस्टर। आप समझ रहे हो, जो कि इस टाइम पर $36 बिलियन का इंडिया में इन्वेस्ट कर चुका है। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन खतरनाक न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने आपको बताया। हालांकि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट हो सकता है, तो आंसर इसका एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ ऑन इंडियन टेक्सटाइल एंड लेदर। ठीक है, इस पर यहाँ पर ये वाली बात करी गई है। बहरहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एकदम सत्य है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, व्हाट सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज विल इंडिया इम्प्लीमेंट रिगार्डिंग द चाइनीज़ सिटीजन स्टार्टिंग 24 जुलाई 2025। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाइनीज़ सिटीजन्स का 2020 में, ठीक है, 2020 में चाइनीज़ सिटीजन्स का कोविड के बाद, आपको पता था कोविड बहुत ज़्यादा चाइना से फैला है, तो कोविड के बाद क्या किया था, इनका जो वीज़ा था वो प्रॉपर तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया था। नाउ उसको रिवोक कर दिया गया है, अब उसको दोबारा वीज़ा को स्टार्ट कर देगा। हालांकि बीच में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट नाउ जो इनका वीज़ा है उसको दोबारा रिवोक कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट वीज़ा था चाइनीज़ नेशनलिस्ट के लिए, उसको दोबारा स्टार्ट कर दिया, दोबारा रिज्यूम कर दिया है आफ्टर द गैप ऑफ 5 ईयर्स के गैप के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब जानते हैं ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फ्रॉम 24 जुलाई 2025 इंडिया विल रिज्यूम इशूइंग टूरिस्ट वीज़ाज टू द सिटीज़न ऑफ चाइना। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है 2020 के बाद। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई बीच में, बहुत सारे इश्यूज़ हुए, उन सबको एक बार ज़रा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए। इंटरनेशनल न्यूज़ है भाई और ऐसी न्यूज़ पेपर में पूछी जाती हैं। तो देखिए 24 जुलाई यानी कि आज के दिन से, ठीक है, 24 जुलाई से क्या होगा, इंडिया ने वीज़ा को रिज्यूम कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि अब चाइनीज़ लोग जो हैं प्रॉपर तरीके से इंडिया में विज़िट कर पाएंगे। रिज्यूम इंडिया के लिए किया गया है और कहाँ से किया गया है, चाइना से किया गया है। चलिए, है ना, और मतलब सही चाइना के लिए किया गया, इंडिया से किया गया है। पहली बात, जो इतना बड़ा गैप अब तक देखने को मिला था, जो गैप था वो गैप था 5 सालों का गैप है और 5 सालों बाद इतना बड़ा गैप भरने को जा रहा है। 2020 के बाद कोविड-19 पैंडमिक के बाद सारे वीज़ा सस्पेंड कर दिए थे। तो रीज़न था पहले भैया 2020 में जो बहुत बड़ा रीज़न था वो था कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, नाउ ऐसी महामारी में वीज़ा ऑब्वियसली बात है बहुत ज़रूरत था, बट 2022 में चाइना ने अपनी हिमाकत दिखाते हुए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया था वीज़ा। तो इंडिया ने टिट फॉर टैट किया और इंडिया ने भी इनके बहुत सारे वीज़ाज़ को बंद कर दिया था। बट अभी रिसेंटली बात हुई दोनों देशों में, ठीक है, रिसेंटली एस जयशंकर साहब जो हैं हमारे, वो विजिट भी करने गए थे, आपको पता ही है। तो उस टाइम पर भैया एस जयशंकर साहब जैसा इंसान अगर चीज़ों को हैंडल करे और वहाँ चाइना में बात करे तो चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोल में आनी ही थी। तो वो सारा का सारा मैटर अभी ऑन द वे है, ऑन द कंट्रोल में है, इन द कंट्रोल है। एंड यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट देखने को हमें मिले हैं। चलिए बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विच इंस्टीट्यूशन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द क्लाइमेट चेंज रेस्पॉन्सिबल वॉज सेटअप टू बी रिलीज ऑन 23 जुलाई 2025। तो भाई साहब ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां क्लाइमेट को लेके, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्लाइमेट इतना गंदा इफेक्ट बन चुका है क्लाइमेट का, मतलब क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमने क्लाइमेट को लेकर भाई साहब कोई एक्शंस नहीं लिए ना, अगर हमने क्लाइमेट को लेकर एक्शंस नहीं लिए ना, तो आप बहुत बड़े लेवल पे अब बहुत जल्दी नेचुरल डिज़ास्टर देखने वाले हो। और आपको दिखेगा कि अब बहुत बड़े, देखो एक रूल है प्रकृति के खिलाफ अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो प्रकृति बर्बाद कर देगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो बॉडी है जिसने यहाँ बहुत बड़े एक्शन लेने को बात करी गई है।
यहाँ बात बोली गई है, देख लेते हैं एक बार ज़रा, इसको भी देख लेते हैं कि ऑन 23 जुलाई 2025 द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ वॉज शेड्यूल्ड टू रिलीज अ नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है, कंसिडरिंग स्टेट लीगल ऑब्लिगेटरी टू कॉम्बैक्ट क्लाइमेट चेंज। देखिए नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या है, इसको बात समझते हैं। यानी कि किसी भी स्टेट पे ये बाइंडिंग नहीं है, उसकी मजबूरी नहीं है, बट यस उस स्टेट की लीगल जिम्मेदारी है, उस स्टेट की एक उसको लीगली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए फाइट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को लेके। आज आप क्लाइमेट देख रहे हो, आप वेदर देख रहे हो कितना बढ़ रहा है, आप वेदर देख रहे हो कितनी ज़्यादा कंडीशन हो रही है, कितनी वनरेबल कंडीशन हो रही है। अगर मैं आपको डिफाइन करूँ, मेरी बात समझिएगा, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज़ करिए कि यहाँ पर अर्थ पर जो रेज़ ऊपर से आती हैं सन से, उन रेज़ को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं, जो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं, उन वेव्स को मैं बोल रहा हूँ नन अदर देन बट लॉन्ग वेव रेडिएशंस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये वापस जा रही होती है ना, तो ये वापस एक्चुअल में जा नहीं पाती हैं, ये यहाँ ट्रैप हो जाती हैं, तो मतलब ये वापस जा नहीं पाती है। यहाँ इनको ट्रैप करने का जो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है कार्बन। आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज में एक तरीके से राजा होता है, किंग होता है कार्बन। और वो कार्बन, इसका मेन काम क्या है कि ये हीट को ट्रैप करता है, हीट को आगे जाने नहीं देता, जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसीलिए आपने सुना होगा जो गर्मी बढ़ती है ना, वो रिफ्लेक्शन के कारण ही बढ़ती है। जब बार बार रिफ्लेक्ट होके, जब पूरी रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही होती है, तो वो वापस जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो इस कार्बन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है मेंटेन करने लायक। मैं अगर इन सच बताऊँ, अगर मैं ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं जो ख़तरनाक हैं काफ़ी। तो बेसिकली जो मैं बता रहा था कि कार्बन बिकम्स द रीज़न फॉर द हीट। और पता है हमारे अर्थ पे कितना कार्बन है? 0.4%। आपको बताऊं, इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अब मेरी बात समझिएगा, वीनस एक प्लेनेट है, और वीनस पे कम से कम 97 से 98% तक कार्बन है। तो वहाँ गर्मी का अंदाज़ा आप लगा सकते हो, मोल्टन सूप है वो, और गर्मी कितनी होगी? बहुत। यहाँ पर है रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो कल को ये सिचुएशन आ सकती है कि ऐसी सिचुएशन कार्बन की वजह से भारत पे भी बन जाए। आज धीरे धीरे भारत पे कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, दिक्कत हो रही है। तो उस टाइम पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फ़ैसला लिया है। ये वर्ल्ड कोर्ट, इसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम वर्ल्ड कोर्ट भी है, ठीक है। इन्होंने एक फ़ैसला लिया है कि भैया स्टेट की लीगल ड्यूटी है, स्टेट की लीगल ड्यूटी है कि एक्शन लेना अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में एक्शन लेना। और बात तो उनकी सही भी है भाई, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 2 पॉइंट जानेंगे। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1945 में, और इसका हेग में, ठीक है, हेग में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि नीदरलैंड के अंदर आता है। आप सभी को लग रहा होगा USA या UK में से को चेक हो सकता है, बट नहीं, राइट आंसर है हेग। आई थिंक आपको ये क्लियर है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को बीच में रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ। हालांकि बहुत जल्द मैं आपको ये जो भी PDF है, लिखी हुई PDF है, वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बोल रहे हैं कि भाई साहब, विच ऑफिशियल अनाउंसेस मैसिव हैवी रेनफॉल वार्निंग फॉर द उड़ीसा। भाई हैवी रेनफॉल वार्निंग यानी कि इट इज़ द क्वेश्चन विच इज़ रिगार्डिंग क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट से रिगार्डिंग है, यानी कि मेट्रोलॉजिस्ट इसमें आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल वाटर कमीशन। गलत। अगर मैं बात करूं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन।
यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एकदम सही उत्तर है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है। चलिए आईएमडी के बारे में कुछ जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, बट उससे पहले क्वेश्चन की कुछ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इशूड ऑरेंज एंड येलो वार्निंग्स। तो दो तरीके की वार्निंग इशू करी गई हैं जो कि ऑरेंज और येलो वार्निंग है फॉर हैवी एंड वेरी हैवी रेनफॉल इन उड़ीसा फ्रॉम जुलाई 23 to 26, 2025 ड्यू टू एन एक्सपेक्टेड लो प्रेशर सिस्टम ओवर द बे ऑफ बंगाल। देखिए गाइस, ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लो प्रेशर बनते हैं, हाई प्रेशर बनते हैं, इसकी वजह से बहुत कुछ होता है, याद रखिएगा। ये 8 डिस्ट्रिक्ट में दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है, कुटक, न्यायगढ़, ठीक है, मतलब ऐसे करके लगभग मयूरभंज हो गया, या ओवरऑल 8 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉपर दिया गया। लगभग 16% जगह पे जो है ना, अब एवरेज इन मैनी पार्ट जो रेनफॉल होगी वो करीब एवरेज से ज़्यादा होगी। IMD ने पहले ही NDRF और CWC की टीम को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है ताकि ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अब उड़ीसा यार है भी ऐसी जगह जहाँ फ्लड्स आते हैं, बिहार में फ्लड्स आते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए जानते हैं एक बार इसके बारे में अच्छे से, IMD के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो IMD का जो मेन काम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो है वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग। दूसरा जो IMD का काम है, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, और तीसरा है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। समझ आ रहा है? मेरी बात ध्यान से समझिएगा, या मैं एक बात बोलूं, डिजास्ट्रेबल सिचुएशन सबसे बेस्ट, ठीक है। अब ये IMD इस्टेब्लिश कब हुआ? इट वॉज स्टैब्लिश इन 1875। पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से हेड क्वार्टर है इसका, कौन सी जगह पर हेड क्वार्टर है, तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। चलिए अब अंदाज़ा लगा कर देखिए एक बार कि इसकी कौन सी मिनिस्ट्री में आता होगा, अंडर विच मिनिस्ट्री इट विल कम। सो इट कम्स अंडर, शायद आपने नाम भी ना सुना हो, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आता है। आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है, धूमाधाम मचा हुआ है इस क्वेश्चन की वजह से। तो विच प्रोमिनेंट ऑफ इंडिया, भैया किसने रिज़ाइन दे दिया अभी, हु गेव द रिज़ाइन ऑन 23 जुलाई 2025? सो नन अदर देन बट यस जगदीप धनखड़ जी, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, द सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन इन इंडिया, गिव्स हिज रिज़ाइन। अब उनके पीछे का रीज़न क्या है जानते हैं एक बार जरा। देखिए पहली बात, जो मेन रीज़न है हमारे VP के रिज़ाइन देने के पीछे का, वो मेन रीज़न है उनकी हेल्थ को लेके उन्होंने रिज़ाइन दिया है, जो कि यहाँ पर सत्य है। जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी जो थे, उनका नाम था जगदीश धनखड़ जी। चलिए एक बार ना इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्या क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे होता है, रेजिग्नेशन का प्रोसेस क्या है, देख लेते हैं। यार देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो बंदा बनता है वो बनता है, अगर मैं आपको जनरली बोलूँ, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। और जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, अब देखिए हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के एक तरफ तो लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है, और तीसरी तरफ है राष्ट्रपति महोदय। तो लोकसभा में तो जितने भी MLA MP जाते हैं, यहाँ पर जो लीड करता है उसको बोलते हैं स्पीकर। राज्यसभा में जो लीड करता है उसे बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन। तो जो हमारे जगदीप धनखड़ जी थे वो थे चेयरमैन। अब आप बोलोगे क्या वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन बनता है? जी हाँ। एंड जैसे ही कोई इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनता है, सो एज़ पर आर्टिकल 64 उसको बन जाता है एक्स ऑफिशियो। व्हाट इज़ एक्स ऑफिशियो? कि ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, समझ आ गया है ना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब आप लोग पूछेंगे क्या इतना आसान है? देखिए ये सब आसान नहीं है, हटना हटाना। पहली बात तो एक वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे सकता है, या जो प्रेसिडेंट की जगह बैठा हुआ उसको रिज़ाइन दे सकता है। तो द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने अपना रिज़ाइन दिया, पहली बात। और ये सब चीज़ कहाँ लिखी हुई है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952 में साफ साफ लिखा हुआ है इस सब के बारे में। ये वाली बात आप याद रखिएगा। इन्होंने जो रिज़ाइन दिया है वो आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत इन्होंने रिज़ाइन दिया है। और जब किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, सपोज़ करो मान लो किसी को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव बाय पार्लियामेंट, तो अगर हमें किसी को रिमूव करना है पार्लियामेंट से तो आर्टिकल 67 क्लॉज बी के तहत उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है। रिसेंटली अभी तक कितने ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर रखा है भाई? अगर मैं बताऊं तो आपको देखिए, सबसे पहले बीबी गिरी साहब, उसके बाद आर वेंकटरमन, और अब तीसरे नंबर पे जगदीप धनखड़ जी, जेडी साहब। 3 वीपी हो चुके हैं हमारे पास जिन्होंने रिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, बात याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई पूछता कौन सी मेजोरिटी लगेगी? इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी की चाहिए, है ना, देन मेंबर्स की। नाउ दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है यहाँ पे, जो पूछने वाला फैक्ट है, जेन्युइन फैक्ट है, वो क्या है कि अभी रिसेंटली कौन संभालेगा सारी चीज़ों को? तो अभी जो संभालेगा वो संभालेंगे हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं जो वहाँ देख रहे हैं सब कुछ, जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, वो सारी चीज़ों को वहाँ पर आउटलुक कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा वीपी के प्रेसिडेंट के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो नो लिमिट फॉर एक्शन। और आई होप आपको ये वाला काम जो है, जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया है। ठीक है, तो लगभग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे, that is called India held the 17th BRICS Summit in 2025. ठीक है, what key membership role was confirmed for the India? तो भारत के लिए क्या की मेंबरशिप रोल जो है यहाँ स्टैब्लिश किया गया है? ऐसी क्या तरक्की है भारत ने जो यहाँ पर ली है, मतलब क्या ऐसा होने वाला है? तो पहली बात मैं बता दूँ, इसका आंसर है, सही आंसर जो है कि अब भारत जो है 18th ब्रिक्स समिट को लीड करने जा रहा है 2026 में। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं, थोड़ा सा पहचानते हैं इसमें कैसी कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। चलिए देखिए, 17th ब्रिक्स समिट हुई इन रियो, ठीक है, 6 से 7 जुलाई 2025 में। जो इसके बेसिकली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर मेन चीज़ है जो डिस्कस करी है वो ये थी कि अब कौन सी कंट्री है जो 18 समिट को लीड करने वाली है। तो आंसर था भारत। भारत अब लीड करेगा बहुत जल्दी। ठीक है, सो देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ लीविंग इंडिया, देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ इंडियाज़ लीविंग ब्रिक्स और गेनिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट। ठीक है, तो भैया हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, वी आर ओके विद दैट, वी आर ओके विद एवरीथिंग। ठीक है, याद रखना हमें यहाँ पर जो हमारा मेन टारगेट है वो एक ही है कि ब्रिक्स को कैसे आगे लेके जाएं, क्योंकि अगर आज की डेट में नाटो को कोई टक्कर दे सकता है, समझ आ रहा है, नाटो को कोई खींच सकता है या बेसिकली यूएन काउंसिल को कोई टक्कर दे सकता है, तो भैया फिर से ब्रिक्स ही है। ब्रिक्स के पास इतनी पावर है जो इस काम को कर सकता है, किसी और के पास लगती भी नहीं है। फैक्ट बताते हैं, फैक्ट की बातें करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ब्रिक्स जो है उसकी प्रेसिडेंटी इंडिया कर रहा है। तो कौन सी समिट होने जा रही है? 18 समिट, 18 समिट ऑफ 2026, जहां इंडिया प्रेसिडेंसी करेगा उसकी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, उसकी थीम क्या होने जा रही है? तो बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
बिल्डिंग रिलायंस एंड इनोवेशन, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है भाई, ठीक है, और साथ साथ में नेचर को साथ में लेते हुए। तो बिल्डिंग रिलायंस, ठीक है, बिल्डिंग रेसिलेंस एंड द इनोवेशन फॉर द कॉपरेशन सस्टेनेबिलिटी, इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एक बार दोबारा पहचान लेते हैं ब्रिक्स को। भाई ब्राज़ील है इसमें, रशिया है इसमें, इंडिया है इसमें, चाइना है इसमें, और साथ साथ में है इसमें साउथ अफ्रीका। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ये चारों इसका पार्ट हैं जो कि 2024 में बने हैं, ठीक है। अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो 2025 में इसका भाग बना है। तो टोटल ब्रिक्स के जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5 और 4 9 1 10, अभी 10 परमानेंट मेंबर हैं, 10 परमानेंट मेंबर हैं। भाई साहब ब्रिक का तरीके से जलवा है, क्यों? वर्ल्ड की 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स में एग्जिस्ट करती है। वर्ल्ड की 37.3% ऑफ जीडीपी ब्रिक्स के अंडर में आती है, ठीक है। ब्रिक्स कब स्टैब्लिश हुआ? तो ब्रिक्स स्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज स्टैब्लिश ऑन 16 जुलाई 2009, ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ। और कब फाउंड किया गया? फाउंडेड इन 2006, ठीक है। और साउथ अफ्रीका ने इसको जो ज्वाइन किया था वो ज्वाइन किया था 2010 में। ये वाली बात याद रखिएगा। कोई पूछे इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है शंघाई में। और शंघाई कहाँ है? ये है अपनी प्यारी प्यारी पड़ोसी कंट्री चाइना। प्यारी तो नहीं है वैसे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोल सकते हैं प्यारी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। Which nuclear target did India aim to reach by the 2047 as emphasized on the 23 July 2025? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए भैया इसका आंसर जो होगा वो 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर। अब भारत का टारगेट क्या है कि 2047 तक 100 गीगावाट पावर जो है, न्यूक्लियर पावर जो है वहाँ तक अपना एक्सटेंड करें। 20,000 करोड़ की इसमें लागत है भाई साहब, ठीक है। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो 2023 तक इंडिया जो है डेवलप कर रही है। 20,000 करोड़ के ट्विन गोल हैं हमारे। इस केस में हमारे पास 2 गोल हैं। देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिसेंटली हम 8.18 गीगावाट की यहाँ पर जनरेट कर पा रहे हैं। नाउ हमारा टारगेट है 100 गीगावाट टिल 2047। सही बात है। उसके अलावा विकसित भारत का ये एक सपना है जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और दूसरा सपना क्या है? पहला सपना तो यही हो गया, दूसरा सपना क्या है? नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। चलिए, What evacuation operation did India carry out from the Iran following recent conflict escalation? देखिए आपने 2 मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है। जैसे मैं अगर जनरली बात कहूँ, अक्षय कुमार जिसमें हीरो बना हुआ है ना, जहाँ लोग फंस जाते हैं हमारे कोल में। या एयरलिफ्ट आपने मूवी देखी होगी, बहुत पहले मूवी आई थी एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की, आपने ऐसी मूवीज़ ज़रूर देखी होंगी। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से अपने लोगों के लिए खड़ा है, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में। रिसेंटली ईरान से और इजराइल से हमारे लोग, ठीक है, लाए गए भारत में वापस, जो कि वहाँ वॉर के कारण फंस गए थे। और उस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो कि भारत में, भारत के जितने भी OCI सिटीज़न हो, NRI हो या कोई भी हो, ठीक है,
सबको कैरी किया जो भारत से रिलेटेड है, जो भारत से जुड़ा हुआ है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूलेट 4,429। ठीक है, हालांकि ये आंकड़ा, एक और आंकड़ा है 4,415 रुपये, जो कि आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें से माने जाते हैं 3,597 जो लोग हैं वो ईरान से हैं और लगभग 818 लोग जो हैं वो इज़राइल से हैं। तो इतने सारे लोग इवैक्यूलेट किए गए, ये ऐसा माना जाता है। ईरान और इज़राइल दोनों से इवैक्यूलेट किए गए, दोनों के बीच में वॉर टेंशन्स थी। तो ये मिशंस किया गया लगभग जून 18 के समथिंग में, और लेट जून इसको एंड कर दिया गया। यहाँ बताया क्या गया, यहाँ ऑपरेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? द ऑपरेशन फॉलोड बाय द मिसाइल स्ट्राइक्स एंड रीजन वाइड इंस्टेबिलिटी। नीदर ऑपरेशन राहत जो कि यमन में किया गया था 2015 में, गंगा जो कि यूक्रेन 2022 में किया गया था, और मैत्री नेपाल अर्थक्वेक को रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, मैंने इस क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन कनेक्ट करे। पहला कि ऑपरेशन सिंधु क्या है, दूसरा ईरान और इजराइल के वॉर के बारे में, तीसरा है ना जो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन राहत जो कि यमन में है, ऑपरेशन राहत। फिर उसके बाद मैंने बात करी ऑपरेशन गंगा जो कि यूक्रेन में किया गया था 2022 में, ये 2015 में किया गया था। नहीं तो ऑपरेशन राहत, ठीक है, सॉरी ऑपरेशन मैत्री ये किया गया था नेपाल के साथ अर्थक्वेक रिगार्डिंग। एक बात याद रखिएगा, एक एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं सूर्य किरण, और एक एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज से बोलते हैं मित्र शक्ति। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये दोनों एक्सरसाइजेज हम कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ करते हैं, मित्र शक्ति, सूर्य किरण। अभी आप 2 ही बताइए, अगली बार मैं आपसे उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, चलिए इसी बहाने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड वी विल नो अबाउट दैट। हम इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमको पता है ऑलरेडी, बट ठीक है फिर भी जानते हैं। देखिए, बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार कि द इलेक्शन कमीशन एडवाइज ऑन 23 जुलाई 2025 दैट वेस्ट बंगाल शुड, क्या करना चाहिए वेस्ट बंगाल को, मर्ज सीईओ ऑफिस विद द होम डिपार्टमेंट, इट इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस, क्रिएट ए डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इलेक्शन डेप्ट, रिड्यूस्ड सीईओ टेन्योर, या कंडक्ट इलेक्शन डिजिटली ओनली। तो इसका आंसर है, वैसे बता दूं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ इंडिपेंडेंटली बात करी जा रही है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑन जुलाई 2025, ठीक है, बेसिकली 23 जुलाई 2025 को द इलेक्शन कमिशन रिक्वेस्ट दैट द वेस्ट बंगाल सेटअप एन सेपरेट इलेक्शन डिपार्टमेंट, अपना सेपरेट इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाए, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम होम हिल अफेयर्स with its own budget, had financial power advisor filled vacancies to ensure impartial election in 2026. The election commission later emphasized that CEO यानी कि chief election commissioner, though ranked above the home, had lacked administration and financial autonomy. The election commission did not call for the merger के बारे में मना कर दिया गया यहाँ पे, and tenure changes और fully digital election. Therefore मतलब बेसिकली ऑप्शन बी भी जो है इनकरेक्ट है। तो बी जो है, मैं उल्टा बोल गया, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, थोड़ा सा जानते हैं एक बार। ठीक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ठीक है, क्या हुआ, इलेक्शन कमिश्नर जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से ठीक है, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का नाम है मनोज पंत। ठीक, क्या बोला गया, कोलकाता इलेक्शन कमीशन आस्क वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू मेक अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू CEO,
सीईओ के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार बंगाल की अगर मैं इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो बंगाल को लेके हमेशा दिक्कत ही देखने को आई है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की इतनी तगड़ी मोनोपोली है कि वो जो करना चाहे वहाँ पर वो करती है, एंड उस मोनोपोली को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी अगर सरकार है ना, कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर सर्वाइव कर गई तो सरकार को पता है कि उसे हटाने वाला, उसे टिकाने वाला कोई नहीं है वहाँ से। अगर कोई हटा नहीं सकता तो सरकार जो चाहेगी वो करेगी। और ये बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि ऐसे एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, जो कि ऐसी जगह देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना। बंगाल हमारे लिए स्टार्टिंग से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है खेती को लेकर। पहले बंगाल जो हुआ करता था वो बहुत बड़ा बंगाल था, उसमें उड़ीसा, बिहार वगैरह ये पूरा एरिया आया करता था, और आज का बंगाल काफ़ी छोटा बंगाल है। बहरहाल हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो जाननी थी वो हमने लिया, बट उसका आंसर हमने देख लिया। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एंड इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट अपडेट ऑन 23 जुलाई ऑफ 2025 नोटेड अ यूएस जापान ट्रेड पैक्ट इन्वॉल्विंग। गाइस भाई साहब 15% टैरिफ विद रेसिप्रोकल जापानीज इन्वेस्टमेंट यूएसए में। अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं मतलबी आदमी नो डाउट, कोई मतलब तो है नहीं उसमें। चलिए अब इसको जानते हैं एक बार ज़रा। जापान बहुत जल्द यूएसए में लगभग 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। आप समझ आ रहा है? इंडिया में यूके ने कितनी करी है? 36 बिलियन डॉलर ओनली। जापान कितने की करेगा? 550 बिलियन डॉलर। उसके बदले में जापान को क्या मिला है? उसके बदले में जापान को क्या मिला है कि जो 25% टैरिफ जापान पहले यूएसए को दिया करता था, अब उस टैरिफ को कर दिया गया है 15%। और ये कब से लागू होने वाला है? ये प्रोसेस लागू होने वाली है अगस्त 1 से, यानी कि 1 अगस्त से। अगर मैं बात करूँ, देखो यूएसए ना इतनी लालची कंट्री है कि इसको चाहे मैं इंडिया की बात करूँ, चाहे मैं चाइना की बात करूँ, चाहे मैं यूक्रेन की बात करूँ, चाहे मैं रशिया की बात करूँ, मैं यूके की बात करूँ, या मैं बात करूँ किसी और कंट्री के बारे में, कोई भी कंट्री ले लो, जैसे जापान ही ले लो, यूएसए सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना बेनिफिट देखता है। पहले इसने भारत पे रेसिप्रोकल टैरिफ जो था वो बढ़ाने की बात करी थी, बाद में इसने ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल टैरिफ कम कर दिया। ये पूरे वर्ल्ड में अपने आप को पता नहीं क्या मानता है, इसका ये कहना है कि पूरे वर्ल्ड में मेरे से बड़ा कोई भाई तानाशाह कोई नहीं है। एक्चुअल में ऐसी बातें इनकी कहनी है भाई साहब की। तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट इनके द्वारा दिए गए हैं, काफ़ी सारी बातें इनके द्वारा की गई हैं। बहरहाल जापान का इन्वेस्टमेंट करने का मन है तो जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसमें कोई और राय नहीं है। मार्केट रेस्पॉन्सेज पॉजिटिवली ऑन 23 जुलाई 2025 व्हेन रिपोर्टेड इमर्ज ऑफ अ यूएसए एंड जापान ट्रेड एग्रीमेंट। क्या था कि यूएस इम्पोज करेगा 15% टैरिफ ऑन सर्टेन जापानीज गुड्स इंक्लूडिंग ऑटोज, एंड जापान कमिट टू इन्वेस्ट $550 बिलियन in the USA. And this move was seen as strategic balance effect amid shifting trade alliances and rising, but is what, protectionism globally. Hence, option B जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा, that is the correct option. ये एकदम सही उत्तर है। एंड इसी तरीके से आज की वीडियो में लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हमने करे। एक बार वीडियो को रिकैप कर लेते हैं, एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारी पूरी वीडियो में जो भी हमने पढ़ा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी किस तरीके से सीटा के बारे में, यानी कि इंडिया और यूके के बीच में अगर कल को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल और लेदर को लेकर बहुत बड़ा टैरिफ में हमें रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा जहाँ हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से पॉलिसीज़ को लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं। चाइनीज़ सिटीज़न अब दोबारा उनको वीज़ा इशू होने लगेगा और चाइनीज़ सिटीज़न दोबारा इंडिया में बड़े लेवल पर देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा हमने जाना विच इंस्टीट्यूशन जो है भैया कौन है जो इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्लाइमेट को लेकर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है। इट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज शोइंग अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट। ऑन 23 जुलाई 2025 विच ऑफिशियल अनाउंस द मैसिव हैवी रेनफॉल वार्निंग टू द ओडिशा। तो इसका आंसर था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर थिंग। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। उसके बाद
अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भैया विच प्रोमिनेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर होल्डर रिजाइंस ऑन 23 जुलाई 2025। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन कर दिया, जो कि काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी अपने आप में, आपके लिए नहीं मेरे लिए भी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इंडिया हेल्ड द 17th ब्रिक्स समिट इन द 2025, व्हाट की मेंबरशिप रोल वाज कंफर्म्ड फॉर द इंडिया। ठीक है, सो अभी इंडिया जो करने जा रहा है 18th सबमिट करने जा रहा है, होस्ट करने जा रहा है 2026 में। देन वी हैव सीन द क्वेश्चन नंबर 27 की 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जो है भारत जो है बाय द 2047, ठीक है, एम्फसाइज करेगा ऑन 23 जुलाई ऑफ 2024 को, बेसिकली 25 को ये एक्सप्लेन किया गया। उसके अलावा हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 ऑपरेशन सिंधु के बारे में, किस तरीके से हमने ईरान और इराक से इवैक्यूलेट करे अपने लगभग 4,500 सिटीजन्स को, 4,500 लोगों को। ठीक है, नाउ द इलेक्शन कमीशन एडवाइज 23 ऑफ जुलाई कि भैया बंगाल को अपना क्या करना पड़ेगा, दे नीड टू क्रिएट अ डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इलेक्शन डेट। और लास्ट क्वेश्चन हमने ये जाना कि किस तरीके से 15% यूएस टैरिफ जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ जैपनीज इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर कम करने की बात करी गई है। बेसिकली 25% से 15% टैरिफ जो है कम कर दिया गया ऑन अगस्त फ्रॉम इट विल बी मतलब बेसिकली ये लागू होगा अगस्त 1 से। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। भाई मैक्सिमम कंटेंट मैंने कवर कर दिया। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो सच में लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए मेरे साथ एलके अकेडमी पे।